So summary completion questions are one of the most difficult type of questions for IELTS students. The other two difficult type of questions, obviously, you know very well. The first one being true, false, not given, yes, no, not given, and second one is headings. लेकिन समरी में भी काफी बच्चे को परेशानी होती है। समरी में इसलिए भी परेशानी होती है क्योंकि दे डोंट नो ग्रामर प्रॉपर्ली। अब आप पूछोगे सर ग्रामर की कहाँ जरूरत पड़ती है समरी में? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। आपको सिर्फ और सिर्फ कम से कम यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नाउन किसको कहेंगे। ये वर्ड देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा इन डूइंग और सॉल्विंग द समरी क्वेश्चन. So in a summary type of question, you are given a paragraph as you are given over here on your left hand side, and on the right hand side there is a small summary. मतलब पूरा अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा है, 1.5 पन्ने का है, तो समरी शायद 6-7 लाइन की ही होगी या 8-10 लाइन की होगी, जिसमें पूरे पैराग्राफ को कवर किया जाता है. Summary sometimes can also cover only 2 or 3 paragraphs. Summary can sometimes cover the entire passage. वो आपको पता चल जाना चाहिए देख के कि ये क्या पूरे पैराग्राफ को कवर करती है या पूरे पैसेज को कवर करती है. ओके, द आंसर्स यूजुअली कम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आंसर सीक्वेंस में ही आएंगे, लेकिन हमें ऐसा भी देखा हुआ है कि अगर समरी बहुत छोटे पार्ट को कवर करती है, इफ इट इज कवरिंग ओनली अ स्मॉल पैसेज और स्मॉल पैराग्राफ, मतलब 1 या 2 पैराग्राफ, then there is a small possibility that answer may not come in sequential order. वापस दोहराऊंगा इस चीज को, अगर समरी पूरे पैसेज को कवर करती है, the answers are necessarily going to come in sequential order. If the summary is covering only 1 or 2 paragraph or a small portion of the entire passage, the answer may or may not come in sequential order. Summary are of two types. पहली समरी जो आपके सामने दिख रही है, जहां पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, पैराग्राफ तो दिया ही जाएगा, बट इन दिस केस यू आर गिवन वर्ड्स लाइक दिस. जैसे कि ये आपके क्वेश्चंस है 1 2 3 4, और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए ABCDEFG में से आपको निकालने हैं. जाहिर है कि द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मोर जस्ट टू मेक यू मोर कंफ्यूज्ड, और जस्ट टू कंफ्यूज यू, जस्ट टू परप्लेक्स यू. तो ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज समरी विथ अ बॉक्स. बॉक्स इसलिए कि नीचे देखो बॉक्स जैसा दिया है जिसमें वर्ड्स है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज समरी विथ अ बॉक्स. फिर आता है दूसरी टाइप ऑफ समरी जहां पे बॉक्स नहीं दिया जाता. यू नीड टू डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में से ही आपको आंसर डायरेक्टली ढूंढने हैं. एक चीज आपको याद रखनी जरूरी है कि इन समरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेनेवर यू सबमिट द आंसर, जब आप सबमिट करते हो आंसर, द आंसर शुड नेसेसरली बी ग्रामेटिकली करेक्ट. मतलब आप जब आंसर ढूंढते हो, जैसे कि अगर फर्ज करो यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफिकल्ट लिखा, तो इतना चीज याद रखना है कि यहाँ पे मैं डिफिकल्ट लिखता हूँ, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर द आंसर इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट. वो सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठता है कि नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा. सो एक चीज समरी में ये भी ध्यान रखनी है कि द आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट इन द सेंटेंस. ओके, समरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर वक्त बच्चों को ये कहता हूं कि समरी में पहले आंसर को प्रेडिक्ट कीजिए. जैसे कि अगर आपके पास समरी आती है, ट्राई नॉट टू गो थ्रू द ऑप्शंस गिवन. पहले ये सोचे, अगर आप पर्टिकुलरली दिस इज ट्रू फॉर समरी विथ ए बॉक्स जिसमें ऑप्शंस नीचे दिए जाते, तो ऐसे केस में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पहले जब आप देखते हो, पढ़े पैराग्राफ को पढ़े, एंड देन व्हाइल गोइंग टू द समरी यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जो आंसर पहले से सोचे, डोंट डायरेक्टली गो थ्रू द ऑप्शंस गिवन. उससे क्या होता है कि यू विल बी गाइडेड अननेसेसरली बाय द ऑप्शंस. द बेस्ट वे इज ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर ऑफ योर ओन. पहले अपने आप को आंसर प्रेडिक्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है. देन शुड द गैप बी फिल्ड विथ ए वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर नाउन है तो अगर उसके पहले अगर गैप है तो इसका मतलब इट इज नेसेसरली गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव. लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. ही इज अ नाइस बॉय. तो आप देख सकते हैं कि बॉय जो है वो नाउन है, नाइस इज एन एडजेक्टिव. तो देखते हैं कि नाइस का प्लेसिंग ज्यादातर केस में बॉय के पहले, मतलब कि नाउन के पहले आया. तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर नाउन के पहले कोई गैप है, फिल इन द गैप, देन द आंसर इज नेसेसरली गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव. तो आप वही ऑप्शंस देखेंगे जो एडजेक्टिव है. मैंने इसलिए पहले भी बताया कि यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू मेक योर टास्क मच मोर इजियर एज फार एज समरी इज कंसर्न. ये आपको समझना पड़ेगा. ओके, दूसरी बात, दूसरा अगर वर्ब है तो ही रन्स फास्ट. तो आप देख सकते हो रन्स जो है वो वर्ब है, तो फास्ट उसके बाजू में है, उसके बाद आता है. तो ज्यादातर केस में अगर वर्ब के बाद कोई फिल इन द गैप आती है
तो इट इज नेसेसरली गोइंग टू बी एन एडवर्ब। तो आपको वही ऑप्शंस ढूंढने हैं जो एडवर्ब है। अगर एडवर्ब के पहले आता है फिल इन द गैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब होना चाहिए ज्यादातर केस में, बिकॉज एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब। सो ये चीज अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देन यू ऑल्सो नीड टू लुक फॉर सिनोनिम्स, मतलब आपको सिनोनिम्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे। यू कैन नॉट just expect the same type of word, in the passage. This is particularly true जहां पे आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं। तो अगर नीचे वर्ड्स दिए गए तो वो समझ लेना कि वो वर्ड वहां पे हो सकता है हो या ना हो। मैंने ऐसा भी देखा है कि वो शायद एडजेक्टिव हो जाते हैं अगर एडवर्ब है, जैसे कि स्लो है तो कभी कभार स्लोली हो जाता है, या तो फिर उसका पूरा ही सिनोनिम आ जाता है। तो ये छोटा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो लेकिन पहली टिप क्या है, यू हैव टू गिव एज्यूम कि अगर मैं उसका आंसर देता तो क्या होता। Do not spend too much of time looking for the answer to one question. If you can't find it, mark what you think it might be and move on. ये चीज तो मैं हर बच्चों को हर वक्त कहता हूँ कि एक ही समय पे एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना निकाले, बिकॉज यू नो दैट अगर ये नहीं बैठता तो कभी कभार बाकी के ऑप्शन करेंगे तो उससे काम आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई ऑप्शन परेशान करता है, हो सकता है दैट ऑप्शन माइट फिट इनटू सम अदर आंसर एंड योर टास्क माइट बी इजियर। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, the answers normally come in the same order as the questions। ये मैंने बताया था कि ज्यादातर केस में पर्टिकुलरली एकेडमिक के बच्चे जो होते हैं जिसमें समरी शायद पूरे पैराग्राफ को कवर करती है, तो आंसर्स आर नेसेसरली गोइंग टू कम इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। ओके, देन अब मैं आपको ये एक छोटा सा पैराग्राफ देता हूं एंड आई वांट यू पीपल टू डू इट। आई होप यू आर रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेंसिल। अब मैं चाहूंगा कि आप 1 2 3 4 5 और 6 का आंसर्स ढूंढे और नीचे ऑप्शंस में से निकालने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। आपको 12 ऑप्शंस में से इसमें सिर्फ 6 फिट बैठेंगे, ये आपको ढूंढना है। द पैराग्राफ इज एग्जैक्टली गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, और मैं चाहता हूं कि आप 10 मिनट निकाले इस आंसर्स को सॉल्व करने में, और मैं उसको हेल्प करूंगा सॉल्व करने में। सो डोंट गो अवे प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Is it done, students? Do you want me to explain or start explaining? You just need to write one के सामने A आएगा, B आएगा, C आएगा. That's it. Yeah, what's the first answer now? Let us go ahead. What's the first answer now? आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर से भी मैं आपको काफी चीजें समझाऊंगा जो आप गलती ना करें भविष्य में. वेरी वेरी गुड थिंग्स टू लर्न. Okay, so shall I explain the first one, everybody? Shall I explain the first one? I can see, पहले का भी आंसर काफी लोगों का गलत है. So I can explain the first one. Okay, so let me explain you the first one, students. पहले समझाऊंगा तो clear होगा. So I want somebody to read. Who is going to help me out reading this? Can anyone help me out reading this? Yep. I want somebody to help me out reading. Yeah, who's going to do that? Dimple, could you do that? Yeah, can you read, Dimple? Hello? Sir. Yeah, can you read? Paragraph. Yeah, read the paragraph. After months of controversy and hundreds of protesters, including kayaktivists who paddled in front of an icebreaker to block its path, Shell announced Monday that it has ended its exploratory oil drilling in the Arctic for a foreseeable future. Okay. foreseeable future.
Okay, fine. Thank you so much, Dimple. You can mute yourself. Okay, great. ओके, तो पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये पूरा पैसेज है किसके बारे में। शेल करके एक कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है, और उसने ऑयल का एक्सप्लोरेशन का काम चालू किया अलास्का में। आपने देखा होगा अलास्का में चालू किया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि दिस वाज बेसिकली डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हो पहली लाइन में लिखा है कि काया एक्टिविस्ट मतलब जो कायाकिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आइस ब्रेकर जो होता है, ये ऑयल सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए शायद आइस को तोड़ना पड़ता होगा। तो वहां पे जाके लोग प्रोटेस्ट करते थे कि हमें ये नहीं चाहिए, आप इसको बंद कीजिए, इससे एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शेल ने बहुत टाइम के बाद उन्होंने बताया कि हम इस चीज को बंद कर रहे हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उन्होंने रीजंस ये बताया कि अगर आप देखोगे यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, और यूएस परमिट्स में हमें काफी पैसे जा रहे हैं, मतलब इसका परमिट्स जो है वो बार बार हमें रिन्यू करना पड़ रहा है। ये जो पैसा हम गवाते हैं और हमें जो ऑयल मिल रहा है वो बहुत कम है, उसके कंपेरिजन में बहुत पैसा जाया हो रहा है, इसलिए हम लोग इस चीज को बंद करते हैं। और बाद में उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि हमें ये मजा नहीं आ रहा है, एंड देयरफॉर हमने सोचा था कि वी हैड होप फॉर मोर, हमने ये सोचा था कि ज्यादा शायद ऑयल मिलेगा, लेकिन बहुत कम ऑयल मिल रहा है और पैसे भी बहुत ज्यादा जाया हो रहे हैं, तो वी आर स्टॉपिंग दिस। और बाद में लास्ट पैराग्राफ में दिया है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो जिन्होंने इस पे लॉ सूट्स किए थे, उन्होंने ये चीज को वेलकम किया है कि चलो भाई अब इजी हो जाएगा, अब ये लोग एक्सप्लोरेशन बंद कर देंगे, तो अब एनवायरमेंट को अभी नजदीक के भविष्य में खतरा नहीं है। So this the entire essay is all, I mean paragraph is all about. Now let us try to understand this. Shell recently announced that it is. तो यहाँ से start करते हैं. Let us start from here. Shell, just a minute. Shell announced Monday that it has ended its exploratory oil drilling in the Arctic for the foreseeable future. मतलब मुझे जहां तक दिखता है फ्यूचर, तब तक हम लोग इसको चालू नहीं करेंगे, हम इस एक्सप्लोरेशन को बंद कर रहे हैं। सो दे आर स्टॉपिंग द एक्सप्लोरेशन, इजंट इट? अब यहाँ पे आप बताएंगे मुझे स्टूडेंट्स के ABCDEFGH में से सॉइल रिसेंटली अनाउंस दैट इट इज डैश द ड्रिलिंग ऑफ एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन द आर्टिक। तो हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए ये कहता है कि ये बंद कर रहे हैं। तो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स विच वर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर? विच वर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर? ये चीज बंद कर रहे हैं हम लोग। तो पहले का आंसर, जस्ट फाइंड आउट अ वर्ड which is saying that ये बंद हो रहा है, ये चीज को बंद कर रहे हैं हम लोग। नाउ मैंने देखा कि काफी बच्चे जो है उन्होंने, देखिए ये नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, हॉल्टिंग मतलब बंद करना, डिलेइंग नहीं हो सकता, डिलेइंग मतलब उसको डिले करना, लेकिन ये डिलेइंग नहीं है, ये बंद ही करना है। सो डिलेइंग कैन नॉट बी द आंसर। काफी बच्चों ने स्टॉप बोला है। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दिस, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, सेल रिसेंटली अनाउंस दैट इट इज। ग्रामर का थोड़ा सा नॉलेज आपको यहाँ पे काम लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है, तो पीछे वर्ब इन आईएनजी फॉर्म लगेगा, इजंट इट? तो इट हीज इट इज के बाद कोई भी वर्ड होगा वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स स्टॉप कैन नॉट बी द आंसर। स्टॉप कैन नॉट बी द आंसर। अगर किसी ने बताया सर इसका आंसर अगर एल है, तो एल है वो भी नहीं होगा। मैंने बताया कि इट इज का मतलब इसके पीछे आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए। तो आप देखो कौन सा वर्ड है जो स्टॉप भी है, मतलब वो बंद भी किया है, और आईएनजी फॉर्म में। तो मेरे जहन में तो सिर्फ यही वर्ड आ रहा है जो पहला है, एंड दैट इज बेसिकली हॉल्टिंग। हॉल्टिंग का मतलब बंद करना, और वो ग्रामेटिकली सेट भी होता है। मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि व्हेनेवर यू गिव आंसर इन समरी, द आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो उसी के कारण स्टॉप भले ही लगता है सही आंसर है, but it is not grammatically fitting, and hence the answer of first is going to be halting. Understood everybody? First of all, is it clear now why the answer is halting? Write in the chat box so that I can go further. We'll go slow ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे गलतियां होती है आपकी। Understood? Okay, write in the chat box. Great. Now, drilling of exploratory wells and इन द आर्टिक ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का। अब उन्होंने द मेन कारण क्या बताया कि हम लोग क्यों बंद कर रहे हैं। सो हियर इट इज मेंशन, सेल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल कंपनी साइटेड, मतलब कारण क्या बता रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, मतलब बहुत कम मात्रा में हमें वो मिल रहा है फ्रॉम द वेल इट ड्रिल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का। बहुत कम मात्रा में हमें ये चीज मिल रही है। तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इज गोइंग टू बी कम मात्रा है। कम मात्रा के लिए बेस्ट ऑप्शन बैठता है हमारा लो। तो सेकंड का आंसर आएगा जी, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि लो it is the main reasons given where the low amounts of oil and gas found and the high। तो यहाँ पे देखो हाई के बदले कॉस्ट है यहाँ पे,
तो कैन यू टेल मी कॉस्ट के बदले यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी? कॉस्ट के बदले व्हाट कैन बी द आंसर? कॉस्ट के बदले व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट के बदले आंसर आएगा एक्सपेंडिचर, इजंट इट? तो इसका आंसर आएगा, थर्ड का आंसर, सेकंड का आंसर आएगा, सॉरी थर्ड का आंसर आएगा एक्सपेंडिचर। तो पहले का आंसर था, हमने बताया हॉल्टिंग, द मेन रीजंस गिवन वर द लो अमाउंट्स ऑफ ऑयल एंड गैस फाउंड एंड द हाई एक्सपेंडिचर। अब आगे जाते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं हाई एक्सपेंडिचर, हाँ कहाँ गया, ये रहा, हाँ, एक्सप्लोरेशन एंड द चैलेंजेस ऑफ सीकिंग फ्यूचर यूएस परमिट्स। अब परमिट्स के लिए ऑप्शन कौन सा है, देखो तो जरा, परमिट्स के लिए कौन सा है? एंड द हाई नो डैश, सम ऑफ विच केम इन द फॉर्म ऑफ डैश। परमिट्स के लिए देखो कौन सा ऑप्शन है, विच इज द ऑप्शन, विच इज द सिनोनिम ऑफ परमिट्स, बताइए कौन सा है? लाइसेंसेस। तो सिनोनिम ऑफ परमिट इज गोइंग टू बी लाइसेंसेस। यहाँ पे देख सकते हो लाइसेंसेस कौन सा है, के इज द आंसर। सो पहले का आंसर जो है वो है हॉल्टिंग, सेकंड का आंसर है लो, थर्ड का आंसर है एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने बताया कॉस्ट के बदले सिनोनिम है एक्सपेंडिचर, और फोर्थ का आंसर है, क्योंकि परमिट्स है तो जाहिर है आंसर इज गोइंग टू बी लाइसेंसेस। तो 4 तक खत्म हो गया। अब आप सोचोगे ये कीवर्ड, ये भी देखो कि कौन सा कीवर्ड है। नाउ व्हाट इज दिस कीवर्ड ओवर हियर? एनवायरमेंटलिस्ट। So can you tell me where exactly is the environmentalist in this entire passage? Can you tell me where is environmentalist in this entire passage starting from? It is starting from here. देखो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 and 6 are going to come down in this passage only, इसी पैसेज में से आएंगे। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? Tell me what is the answer of this? 5 और 6 का आंसर बताएं। Environmentalists and other concerned about nature are dash that the dangers have been dash. चलिए क्या होगा? यहाँ पे लिखा है वेलकम वर्ड दैट सेल वाज विद दिस वर्ड वर्किंग टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू अमेरिकन आर्टिस्ट कैन रेस्ट अ बिट इजियर। रेस्ट अ बिट इजियर के लिए क्या है? व्हाट इज द वर्ड रेस्ट अ बिट इजियर का मतलब शांति से हम बैठ पाएंगे, तो उसके लिए आंसर है रिलीव्ड, इजंट इट? रेस्ट अ बिट इजियर का कंसर्न अबाउट नेचर आर रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब कहाँ है? रिलीव्ड, रिलीव्ड ये रहा बी। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि रिलीव्ड है। और यहाँ पे लिखा है द थ्रेट ऑफ डिजास्टर्स ऑफशोर ऑयल हैज डिमिनिश्ड। डिमिनिश मतलब खत्म हो गई है, तो खत्म हो गई है उसके लिए कौन सा वर्ड है? डिमिनिश मतलब कम हो गई है, सॉरी, डिमिनिश का मतलब कम हो गई है, सॉरी, डिमिनिश का मतलब कम हो गई है, खत्म नहीं हुई, कम हो गई है। तो कम हो गई है उसका मतलब क्या होगा? आंसर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, एच। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज गोइंग टू बी रिलीव्ड, मतलब बी, और सिक्स्थ इज गोइंग टू बी डिमिनिश का मतलब खत्म नहीं हुआ है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा खत्म हो गया है वो नहीं है, डिमिनिश का मतलब कम हो गई है। सो कम हो गई, उसके लिए बेस्ट वर्ड है एच, रिड्यूस्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपके आंसर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड hence you can do it at your home। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, is it understood? Everything, is it clear now? Okay, you can take a screenshot of this so that you can refer it in the future as well. Clear हो गया? Very good. So shall we do one more practice now? एक और practice करेंगे इसकी। Shall we do one more practice of summary or not? Yes or no? Okay, चलिए एक और करते हैं। Let us do one more practice of summary. चलिए, the time starts now. ये एयरपोर्ट्स में, एयरप्लेन में जो जो कस्टमर्स है वो बदतमीजी करते हैं स्टाफ के साथ, उसके लिए जो रूल्स है उसके ऊपर का पूरा पैसेज है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल गेट टू नो।
Is the passage seen to everybody? Is the passage seen to everybody? Kinjal is saying she is not able to see. Yes, students, is the passage seen? Okay. Yeah, Kinjal, everybody is saying that they are able to see the passage. So I believe that you should make sure that.
Okay, people have started giving me the answers. Let me know when I should get started. Okay जय, 4 आंसर सही है आपके. Okay, just 1 minute. Okay, so we check the answers now. Okay, I can see a lot of answers coming. Let us check the answers now. Okay, so let me read it out for you. Yeah, now let me explain, students. Thanks for giving me the answers. Yeah, thank you for the answers. Let us take the first one. Let me read the question. The first time that end death of air rage was recorded was in 1940s, but the passenger was never actually charged for an offense because there were no clear rules in place to specify where to prosecute. So the first time that end death of air rage was recorded. तो पहला है the first recorded case. तो पहला है first recorded case. So I believe that केस रजिस्टर्ड हुआ तो पहले का मुझे बताइए केस के बदले क्या ऑप्शन है. व्हाट कुड बी द सिनोनिम ऑफ केस. केस के बदले क्या ऑप्शन है बताने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ केस. बताइए मुझे कहाँ पे है. सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी सी. केस के बदले है सी. द फर्स्ट टाइम दैट एन इंसिडेंट ऑफ के एयर रेज वाज रिकॉर्डेड was in 1940s. Understood everybody? So I'm going very slow. देखो यहाँ पे देखो द फर्स्ट रिकॉर्डेड. आपको ये फर्स्ट पता चल जाना चाहिए. फर्स्ट है तो मतलब ये है द एयर रेज वाज रिकॉर्डेड. तो रिकॉर्डेड केस उन्होंने रिकॉर्डेड केस किया है. द केस वाज रिकॉर्डेड. अब केस तो नहीं दिया है ऑप्शन में तो केस के बदले ढूंढो कौन सा ऑप्शन सिनोनिम है. तो आंसर इज गोइंग टू बी इंसिडेंट. तो पहले का आंसर बनेगा वो है सी. ओके. बाद में आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे कि ये तय नहीं था कि ये किस पे ये कौन कौन सी कंट्री इंस्पेक्ट करेगी. तो ये हुआ बाद में ये तय हुआ कि जहां पे प्लेन रजिस्टर हुआ था वही कंट्री उसको रिकॉर्ड करेगी. वो केस को रजिस्टर करेगी. तो बाद में ये तय हुआ. सो एट टोक्यो कन्वेंशन इट वाज डिसाइडेड. इट वाज डिसाइडेड का मतलब क्या होगा. डिसाइडेड की मतलब ये सोचा गया. इट वाज डिसाइडेड के बदले मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसाइडेड. ध्यान से देखो. डिसाइडेड बाद में ये तय हुआ. टेल मी व्हाट इज द आंसर. इट वाज डिसाइडेड. यस वेरी गुड वेरी गुड. अब देखो आप लोग खुद ही आंसर दे रहे हो. तो डिसाइडेड का मतलब ऑप्शन क्या होगा. एस्टैब्लिश्ड. वेरी गुड. सो सेकंड का आंसर इज गोइंग टू बी जी. मैं नहीं कह रहा हूं अंदर ही लिखा है. इट वाज डिसाइडेड एट अ टोक्यो कन्वेंशन. इट वाज डिसाइडेड. डिसाइडेड का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड. सो सेकंड जो है उसका आंसर होगा जी. ओके. अब ये थर्ड जो है यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी हिंट देने वाला हूँ. ये इसमें काफी. व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड वन. थर्ड का आंसर क्या होगा बताइए. चलिए. What is the answer of third one? मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ. It was later decided and established that it would be the country where the plane is registered. Air rage has dashed significantly. Air rage has dashed significantly. Okay, यहाँ पे अब देखना है कि क्या आंसर आएगा. अब देखिए एयर रेज जो है वो बढ़ा है. Isn't it? वो बढ़ा है. तो आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि बढ़ा है उसके लिए देखो. और यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंटली है. यहाँ पे लिखा है what is significantly. Can anyone tell me what is significantly? Which parts of speech it is? Significantly कौन से parts of speech है. Is it noun, adjective, pronoun, verb, adverb, conjunction? What is significantly? Which part of speech is no? No. I want you to give me the correct answer. Significantly क्या है.
चलिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. द कंट्री हैज आई मीन द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. अब मुझे बताने का कष्ट कीजिए कि सिग्निफिकेंटली क्या है. हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो इंक्रीज जो है दैट इज वर्ब एंड सिग्निफिकेंटली इज एन एडवर्ब. तो जाहिर है अगर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंटली है, दैट मीन्स होगी उसके आगे वाला जो होगा इट इज गोइंग टू बी अ वर्ब, इजंट इट? इट हैज टू बी वर्ब. तो ये, और यहाँ पे अब वर्ब कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो कि लिखा है कि भाई रोड रेज, इस पैराग्राफ में लिखा है कि वो बढ़ा है, द रोड रेज हैज इंक्रीज. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस निकल के आते हैं, एक तो है रोज जो बढ़ता है उसके बारे में कह रहा है, और दूसरा है इंक्रीज. So I want you people to tell me what is the answer, whether it is going to be rose or increased. बताइए and tell me the reason why. चलिए, who is going to give me answer whether it is going to be rose or increased and why it is rose and why it is increased. Okay, तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा. ये जो है this is going to be, it has rose significantly. ये जो है it is present perfect. It is present perfect. तो present perfect में क्या होता है, ऐसा होता है राम हैज, जैसे जो भी आता है जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म लगता है. कौन सा फॉर्म लगता है? जैसे कि स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड. प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. अब थर्ड फॉर्म क्या है? चलो रोज जो है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वो, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल जस्ट राइट इट आउट फॉर यू. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है इंक्रीज, इसका सेकंड फॉर्म है इंक्रीज्ड, इसका थर्ड फॉर्म है इंक्रीज. इजंट इट? एनी डाउट्स और क्वेरीज ऑन दैट? अब मैं रोज का बता रहा हूँ, ये रोज जो है वो राइस से आता है, राइस, रोज, राइजन. अब मुझे बताइए कि थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, रेज हैज, तो या तो फिर आना चाहिए राइजन या तो फिर आना चाहिए इंक्रीज्ड. अब यहाँ पे तो रोज है, तो दैट मीन्स कि वो आंसर नहीं होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? कि तीसरा फॉर्म है वो लगना चाहिए, द रोड रेज हैज राइजन सिग्निफिकेंटली. अगर यहाँ पे रोज के बदले राइजन होता, देन द आंसर वुड हैव कुड हैव बीन राइजन आल्सो. ठीक है, लेकिन राइज नहीं है, रोज है, मतलब सेकंड फॉर्म है, तो ये नहीं लग सकता. तो उसी के कारण द आंसर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल रोज नहीं है. रोज जो है वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है वो राइजन है, तो उसी के कारण रोज नहीं लगेगा. आंसर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. इज दिस थिंग क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड? देखो कितना ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस है समरी में, समरी में कितना महत्व रखता है ग्रामर. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ओके. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. फिर एंग्री, फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? देखो यहाँ पे है, व्हाट इज आंसर ऑफ फिफ्थ? यहाँ पे देखो, इन एडिशन बर्ड्स पैसेंजर्स समटाइम्स अटेम्प्ट टू ओपन द इमरजेंसी डोर व्हाइल इन फ्लाइट पुटिंग द होल एयरक्राफ्ट इन डेंजर. तो आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी? अच्छा, फोर्थ का बाकी है, बताया ना मैंने, हैज राइजन. ओके ओके, एयर रेज हैज, हाँ फिफ्थ, फोर्थ का आंसर होगा, या फोर्थ का आंसर बाकी है, सॉरी. सो या व्हाट इज आंसर ऑफ फोर्थ वन? द फोर्थ इज लेफ्ट, आई एम सो सॉरी. व्हाट इज आंसर ऑफ फोर्थ वन? द फोर्थ इज, ये बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे है, ये रहा, एयर ट्रैवल. यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ ये रहा, एयर ट्रैवल इज प्रेडिक्टेड टू राइज बाय 5%. अब बताइए मुझे कौन सा आंसर आएगा? तो ग्रोइंग बाय स्टेगरिंग 400%, एयर डैश इज डैश टू बी अ मेजर प्रॉब्लम. क्या आएगा बताइए आंसर, व्हाट इज आंसर? सीधा ही है, सीधा ही, सीधा का सीधा ही आंसर आंसर दिया हुआ है अंदर. देखो प्रेडिक्टेड है तो प्रेडिक्टेड ऑलरेडी वर्ड है ही अंदर, प्रेडिक्टेड है आपके लिए तो अच्छा ही है. The answer of that is going to be A. Fourth का आंसर is going to be A. Air rage is predicted to be a major problem. ऐसा जरूरी नहीं कि हर वक्त तीनों सिनोनिम है, इस केस में डायरेक्टली वर्ड ही दिया गया है. देखो ये रहा, एयर रेज इज प्रेडिक्टेड टू राइज and major problem is predicted to be major problem as air travel increase as do levels of death. So answer is going to be predicted. Understood? Okay, so answer is predicted. अब मुझे फिफ्थ और सिक्स का बताइए आंसर. Tell me the answer of fifth and sixth. What is the answer of fifth? फिफ्थ का तो बहुत सिंपल है, पैसेंजर्स होगा. अंडरस्टूड? यहाँ पे दिया हुआ, इट इज गिवन समवेयर ओवर हियर, या देखो यहाँ पे दिया है,
In addition, birds or passengers sometimes attempt to open the emergency doors, putting the whole aircraft in danger. Dash can put everyone in danger लिखा है ना, तो क्या होगा? So answer of this is going to be yes, passenger होगा या passengers होगा? Everybody, passengers, isn't it? So answer is going to be L. और finally, with some form of dash being the most common कौन सा है? देखो यहाँ पे most common कौन सा है? लास्ट 3 लाइन में लिखा है, शांति से बताइए। यस एवरीबॉडी, लास्ट 3 लाइन में दिया है, व्हाट इज द आंसर? मोस्ट कॉमन असॉल्ट। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इट इज वेरी 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 क्लियरली मेंशन, रिजल्ट कॉमनली रिजल्ट इन फिजिकल असॉल्ट, और यहाँ पे दिया है डैश बीइंग द मोस्ट कॉमन, इजंट इट? तो मोस्ट कॉमन क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी असॉल्ट्स। तो यहाँ पे देखो असॉल्ट्स तो है नहीं, सिर्फ असॉल्ट है, सो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एफ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर? yes, so answer of first is going to be yeah C, yeah, तो पहले का C, दूसरे का G, थर्ड का J, फोर्थ का A, fifth is going to be L and sixth is going to be F. Understood? Okay, now let me, I don't want anyone to go away, जाने की जरूरत नहीं, मैं एक बहुत छोटी सी सेशन ले रहा हूँ आपके लिए, and I'm taking a small USA part and I want everybody to remain present over here. सिर्फ मेरी आपसे गुजारिश है कि present रहे आप। yeah, so I'll be taking a new part over here, let me see. ओके और मैं चाहूंगा सारे लोग 10-15 मिनट होगा, लेकिन सारे लोग इसको गौर से देखें। काफी लोग मैं जानता हूँ कनाडा जाना चाहते हैं, काफी लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, काफी लोग यूएसए भी जाना चाहते हैं। लास्ट टाइम आई टॉक्ड अबाउट, सो डिड एनीवन स्टार्टेड फिलिंग अप इनकम टैक्स रिटर्न्स? मैंने लास्ट टाइम ये चीज का जिक्र किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न्स भराए, आज शायद लास्ट डेट है उसकी। Today is the last date of filling in income tax. Still you can pay, yeah, already done, very good. काफी लोगों ने बताया कि हमने सर ऑलरेडी काम कर दिया है। इस हफ्ते में मैंने काफी लोगों को बताया, तो उन्होंने बताया कि सर हमने हमारे पिताजी मम्मी जी का इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न 2.5-3 लाख का भी भर देंगे, 4 फैमिली मेंबर है, 10-12 लाख की इनकम हो जाएगी। आप वीजा कॉन्सुलेट ऑफिस में डायरेक्टली बता सकते हो कि सर माय इनकम टैक्स, माय फैमिली इनकम इज मोर देन 10 to 12 लाख रुपीस। ओके, अब अच्छी इनकम किसको कहा जाता है इन करंट सिनारियो? अच्छी इनकम तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए है, उसको कहा जाता है फैमिली की पूरी इनकम मिला के। ओके, नाउ ये बताइए मुझे सर, स्टूडेंट्स, ये देख के आपके गूसबम्स नहीं आते? यूएसए का मैप देख के आपको गूसबम्स नहीं आते कि यूएसए है? मतलब ऐसा कोई कंट्री ही नहीं है जहां पे, मतलब आप देखो ये पूरा यूएसए का आपका नक्शा आपके सामने है, एंड यू टेल मी एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के ऐसी कोई भी एक 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 शायद एक आध दो को छोड़ के एक भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जो आपने सुना नहीं होगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द यूएसए। मतलब आप वॉशिंगटन आपने सुना होगा, कैलिफोर्निया सुना होगा, एरिजोना सुना होगा, टेक्सास सुना होगा, मतलब सब कुछ सुना होगा आपने, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, क्योंकि हम लोग मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड के बहुत मूवीज देखते हैं जिसमें सारे स्टेट्स का कहीं ना कहीं जिक्र होता ही है। और ये मेरे कहने का तात्पर्य कि अनलाइक अदर कंट्रीज, ये सबसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख रहा हूँ कि अनलाइक अदर कंट्रीज, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक ही ऐसा कंट्री है जहां पे हमें सारे सिटीज, कोई भी आप इस स्टेट में से, सामने जो स्टेट्स है इसमें से कोई भी स्टेट में आप चले जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन या आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल एनीथिंग बैड अबाउट ए पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन फर्ज करें आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे जहन में सिर्फ 2 सिटीज आते हैं, सिडनी, मेलबोर्न, और अगर थोड़ा सा और दिमाग में आ जाता है तो पर्थ आता है, एडिलेड आता है। वैसे ही कनाडा बात करें तो टोरंटो, वैंकूवर, अभी अभी लोग जानना चालू किया है, कैलगरी, एडमॉन्टन। लेकिन यूएसए में मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे आप पढ़ने नहीं जा सकते। मतलब आपको मोंटाना में भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, नॉर्थ डकोटा में भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इस पार्ट में पढ़ना पसंद करते हैं जो दरिया के इस तरफ है। मतलब दिस आर द एरियाज विच आर वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। ये सारे जो है, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ मिला के ये सारी जो चीजें है, ये जो है यहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका न्यूयॉर्क, इसके बाजू में आ जाता है न्यू जर्सी। तो ये सारे एरियाज है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग अच्छी अच्छी कंपनीज है, और यहाँ पे काफी डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है इन कंपेरिजन टू एनी अदर कंट्री। तो ये चीज पे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं यूएसए में। ये आप बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी
इसमें आपने कंपनी देखी होगी जो आपने फॉर एग्जांपल देखी नहीं है, मतलब सुनी नहीं है। ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो यूएसए की है स्टूडेंट्स। मतलब आप कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी का नाम ले लीजिए, वो यूएसए की ही होगी। मतलब नाइकी, अमेज़न, फेसबुक, गूगल, डेल, फेडेक्स, ली, सिटी बैंक, 3M, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला, जैसे कि मैकडॉनल्ड, ऐसी वॉलमार्ट, कोई भी ऐसी कंट्री की कंपनी नहीं है जो आपने सुनी नहीं होगी, हिताची। ये सारी की सारी जो कंपनीज है, दिस आर द यूएस कंपनीज। इसका मतलब ये होता है कि यूएसए में आप बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि यूएसए एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आप अगर बड़ी पोजीशन में जाना चाहते हो तो आपको दिया, जैसे कि अगर आपको पता होगा गूगल का सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ ऑफ गूगल? कैन यू इवन टेल मी हु इज द सीईओ ऑफ गूगल? गूगल का सीईओ कौन सा है भाई, याद है कि नहीं? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इज एन इंडियन, इजंट इट? वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फिर कोई भी बेहतरीन कंपनीज की बात करें तो वहां पे इंडियन सीईओज आपको देखने मिलेंगे। माय माय कंसर्न और माय पॉइंट इज दैट इन द यूएसए इफ यू आर केपेबल, अगर आप परिपक्व हो, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, देन स्काई इज द लिमिट। मतलब आपको कहीं भी भेदभाव देखने नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छी कंपनी में टॉप पोजीशन में काम मिलेगा, जो शायद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मुमकिन नहीं है। आप नहीं देख पाओगे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे ऐसा है कि कोई बड़ी कंपनी में इंडियन का नाम सुनने में आता है। यूएसए में आपको बहुत सारी जगह पे बड़ी कंपनीज होगी, यहाँ पे यूएसए में इंडियंस का नाम देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बिकॉज वहां पे टैलेंट को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। नथिंग इज देयर, बिकॉज वो यूएसए पूरा ही कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है। मतलब यूएसए बना ही इमिग्रेंट्स से, मतलब वहां पे इमिग्रेंट्स को उतनी वैल्यू दी जाती है, भेदभाव बहुत कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको मिलना ही मिलना है, यू आर गोइंग टू गेट योर ड्यू। ओके, यूएसए में कैसे करना है? तो पहले अभी याद रखते हैं सबसे बड़ी बात, क्यों आप यूएसए, अभी अभी क्यों फायदा है यूएसए जाने का? मतलब क्योंकि यही 2 साल में उन्होंने जीआरई और जीमेट को वेव ऑफ कर दिया है। पहले ऐसा था कि जीआरई और जीमेट भी देनी पड़ती थी, बच्चे उससे उस वो पसंद नहीं करते कि सर हम आईएलटीएस दे पाएँगे, जीआरई जीमेट नहीं दे पाएँगे। आज की तारीख में अगर आपने सिर्फ आईएलटीएस दिया है, तो आप जा सकते हो यूएसए। जीआरई एंड जीमेट आर वेव्ड एटलीस्ट फॉर कमिंग जनवरी 2023 इनटेक। मई और सितंबर के इनटेक के बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन जनवरी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई और जीमेट को वेव ऑफ कर दिया है। मतलब अगर आपने आईएलटीएस दिया है, तो आप यूएसए के बारे में सोच सकते हो। यूएसए में प्रोसीजर क्या होती है? आप कोचिंग करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने बनाएँगे, एप्लीकेशन देंगे। I-20 मतलब जिसको हम बोलेंगे कि एडमिशन लेटर। अलग-अलग कंपनीज़, कंट्रीज़ में अलग-अलग इंटरव्यू, अलग-अलग एडमिशन लेटर्स को अलग-अलग नाम से किया जाता है। जैसे कि कनाडा में इसको अनकंडीशनल ऑफर लेटर कहा जाता है। यूके में इसको कैश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उसको अनकंडीशनल ऑफर लेटर कहा जाता है। ये अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग नाम है। वैसे ही यूएसए में उसका नाम है I-20, मतलब एडमिशन, फाइनल एडमिशन ऑफर लेटर। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और वीज़ा के इंटरव्यू में जाओगे। सबसे बड़ी बात यूएसए में ऐसा है कि दूसरे कंट्री जैसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया 3-4 महीने लग जाते हैं। आपका वीज़ा इंटरव्यू डेट है, तो आपको वीज़ा मिलना या ना मिलना तय है। सो ऑन योर वीज़ा डेट यू आर बाउंड टू गेट द रिजल्ट कि भई अपना पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ओके। आपको सबसे बड़ा बात, यूएसए में क्यों जाना चाहता है? मतलब आप पहले 100 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लें और उसमें से 33 यूनिवर्सिटीज़ आर फ्रॉम द यूएसए। मतलब आप सोचो, दुनिया में 227 कंट्रीज है, लेकिन 33 मतलब 33% ऑफ द बिग गुड यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम द यूएसए। मतलब ये दिस इज बेसिकली, दिस शोज दैट यूएसए हैज गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात, रिसर्च पे फोकस किया जाता है। सो बच्चा चाहता है कि मैं रिसर्च करूं, मैं आगे पढूं और मैं यहाँ पे जाके अपना कुछ नया देखूं, तो यूएसए इज द कंट्री टू बी। सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया जाता है, रिसर्च असिस्टेंटशिप, टीचिंग असिस्टेंटशिप। काफ़ी बच्चे मेरे पास ऐसे गए हो जो वहाँ पे जाके सर कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी जॉब्स ऑन कैंपस ही मिल रहे हैं। और काफ़ी बच्चे का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर वहाँ पे जाके बाद में पीआर मिलता है, भई पीआर मिलता है, देर होती है लेकिन पीआर तो मिलता ही मिलता है। देयर इज़ नो स्टूडेंट हू हैज़ कम बैक फ्रॉम द यूएसए। बहुत सारे रास्ते हैं, आप जा सकते हो। ओपीटी है, सीपीटी है, उसके बाद यू विल गेट द H1 वीज़ाज़। वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर आपका फाइल कर देता है तो H1 मिल ही जाता है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, सो दिस यूएसए इसलिए जाना है कि इट इज़ हैविंग द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अगर जो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है,
और जहाँ पे सैलरी, मतलब आप यूएसए में सैलरी स्ट्रक्चर देखोगे वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आई हैव गॉट वन ऑफ माय कजिन्स हु इज स्टेइंग ओवर देयर इन द यूएसए, ही इज अर्निंग $7 लाख पर एनम। मतलब ये सैलरी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी और कंट्री में ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कनाडा में ज्यादा से ज्यादा सैलरी $1,20,000, $1,50,000, लेकिन यूएसए में अगर आप परिपक्व हो, एक्सपीरियंस अच्छा है, आप इंटेलिजेंट हो, तो you can expect to get $7 lakh even. Doctors are earning 15, 12 lakh to $15 lakh per annum, which is incomparable. मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आपने क्या करना है, कोचिंग स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो कोचिंग करने के बाद आप साथ में ही आप एप्लीकेशंस कर सकते हो। एंड यू कैन गो, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस, लेकिन आप जा सकते हो वहां पे। यू कैन अप्लाई फॉर द जनवरी इनटेक। अभी काफी मैंने बताया वैसे यूनिवर्सिटीज में आपके यू कैन गेट द ऑफर लेटर। अभी भी ऑफर लेटर है, और जीआरई में और जीमेट वेव्ड ऑफ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, फीस कितनी होती है वहां पे? तो वहां पे यूएसए में, और चाहे आप बैचलर्स लो चाहे आप मास्टर्स लो, $12,000 से लेके $30,000, वैसे तो 70-80 हज़ार डॉलर भी हो सकती है। लेकिन वो तो किसी भी कंट्री में, जैसे कि अगर आप कनाडा में भी जाते हो तो 40-50 हज़ार डॉलर की भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन जनरली यूएसए में जाता है बच्चा, इंडियन स्टूडेंट है, तो 12 से 30 हज़ार डॉलर के बीच में उसकी फीस मिलेगी। हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार, $22,000 तक आपको फीस में यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। बहुत स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं। मेरे एक अभी बच्चा है, मोडासा का एक बच्चा था जिसको अभी वीजा मिला। उसकी फीस थी तकरीबन $25,000 पर एनम, और उसको $10,000 की स्कॉलरशिप मिली पर ईयर। मतलब ये $10,000 फर्स्ट ईयर के लिए, $10,000 दूसरे ईयर के लिए। तो उसको पूरा $15,000 का ही खर्चा हुआ। मतलब $15,000 में उसको मिली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी। मतलब आपको वहां पे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका सीजीपी अच्छा है और अगर आप आईआईटीज अच्छा करना चाहते हो तो यूएसए भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। और वहां पे जेन्युइन बेसिस पे टीएआरए मिल जाता है। तो अगर आपने $15,000 की फी है, वहां पे जाके अगर आपके यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशन है, आप अच्छा पढ़ते हो वहां पे, देन यू स्टिल गेट मोर स्कॉलरशिप। ऐसे भी बच्चे जहाँ पे दूसरे सेमेस्टर में फीस भरने की नौबत ही नहीं आई। सो टेक्निकली स्पीकिंग, यू आर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड यू आर पेइंग वेरी लेस फीस। ओके सर, ये सबसे बड़ी बात है। सर कितना बैंड सही है? तो बैचलर्स के लिए कम से कम 5.5 बैंड्स होंगे तो भी चलेगा। मास्टर्स के लिए ओवरऑल 6 बैंड्स। कनाडा में 6.5 बैंड्स विद नो लेस देन 6 है, वो कंपलसरी है। लेकिन यूएसए में अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड है तो आपको एडमिशन भी मिल सकता है और वीजा भी मिल सकता है। मेरे काफी बच्चों को अभी 6 बैंड्स ओवरऑल पे भी वीजा मिला है। सो यू डोंट नीड टू वरी। एकेडमिक्स में 55 से 60% चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यूएसए में 12वीं के बाद और बैचलर्स के बाद गैप एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आपके 12th के बाद भी 5-6 साल का गैप है, या तो फिर बैचलर्स के बाद भी 5-6 साल, 7-8 साल, 10 साल का गैप है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। सबसे बड़ी बात, आईएलटीएस में कम बैंड्स वैलिड है, सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सही है आपको, पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आईएलटी रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है नीचे, अगर यूएसए में वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को काफी एम्फेसाइज देते हैं। जैसे कि अगर आपने गोल्ड ब्लड डोनेट किया है, कहीं पे आपने स्पोर्ट्स में अगर आप आगे हो, तो सही मायनों में यूएसए में जितना इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो किसी भी कंट्री में नहीं दिया जाता। सो इफ यू आर हैविंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, if you got certificates from sports, then USA may offer you more scholarship as well. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, वैसे यूएसए में फाइनेंस दिखाना सबसे इजी है। आपको 2 बार फाइनेंस दिखाना पड़ेगा। नंबर 1, जब आप I-20 के लिए अप्लाई करते हो, मतलब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, और दूसरा जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तब जाके आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट कितना दिखाना पड़ता है। सो राइट नाउ यू नीड टू शो दिस। उसके साथ अगर आप जॉब करते हो, यहाँ पे दिया है पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आईएलटीएस का रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो आप उसके लिए भी आप दे सकते हो। मैंने बताया यूएसए में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। दे वांट नॉट ओनली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू कम, दे आल्सो वांट रिस्पांसिबल सिटीजंस टू कम टू द यूएस। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी ला सकते हो। फाइनेंशियल की बात करें तो फर्ज करें आपके पास आपके पिताजी आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ₹100 के स्टैम्प पेपर पे वो एफिडेविट बन जाता है, जहां पे पिताजी आपके लिखते हैं कि मेरा बच्चा यूएसए पढ़ने जा रहा है एंड आई वुड लाइक टू स्पॉन्सर हिम, दैट इज इट। फिर इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने बताया वैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको ज्यादातर केस में यूएसए में सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग कोई भी डॉक्यूमेंट देखते नहीं है, सिर्फ आपको पूछते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पे वो लोग हाँ बोल देते हैं।
जैसे कि अभी मैंने बताया ईशान करके एक लड़का था जिसका वीजा मिला, उसके पास कोई जमीन नहीं थी, सीधा उसने कॉन्फिडेंटली बोल दिया वीजा ऑफिसर को, सर वी हैव गॉट 80 एकर्स ऑफ लैंड। पटेल था तो तुरंत ही उसको 2 मिनट में वीजा मिल गया। तो यहाँ पे ही ऐसा है कि जहाँ पे अगर आपका फाइनेंस वीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, बोलने में कॉन्फिडेंट हो, तो आपको वीजा मिल जाएगा। फिर आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक की स्टेटमेंट और पासबुक आप ले लीजिए। पे स्लिप्स अगर आप जॉब करते हो, स्टेटमेंट फ्रॉम सर्टिफाइड सीए वो आप ले सकते हो। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो उसका लेटर मिल जाएगा आपको। लोन आप लेते हो तो उसका अप्रूवल लेटर ले लीजिए। एग्रीकल्चरल इनकम भी वैलिड है। आप कोई भी लिक्विड आइटम, जैसे कि लिक्विड आइटम कहीं और कंट्री में वैलिड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीएफ, पीपीएफ, पोस्ट सेविंग्स, करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सब कुछ दिखा सकते हो। आपको क्या करना है, सीए के पास जाके म्यूचुअल फंड आपका है तो उसको बताइए कि भाई मेरे पास म्यूचुअल फंड है, उसकी अभी इसकी वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज लिक्विड। वैसे स्टॉक्स है तो स्टॉक्स का आप फॉर एग्जांपल काफी के पेरेंट्स ऐसे जो पूरा इन्वेस्टेड रहते हैं स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स की आप करंट वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि अगर आप 15 तारीख को वीजा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो 15 अगस्त को, तो 13 अगस्त को आप क्या करें कि उसकी वैल्यूएशन ले लीजिए कि मेरे अभी स्टॉक्स की वैल्यूएशन 15 लाख है, 20 लाख है, तो ये भी एक कहा जाता है, ये भी कह सकते हो आप। और फाइनली वैल्यूएशन सर्टिफिकेट वो मांगते नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हो। सो देयर इज नथिंग टू वरी, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड टेक इट। सो कहने का तात्पर्य ये है कि यूएसए में बहुत ईजी है वीजा मिलना। अगर आपने फॉर एग्जांपल यही जो 8-10 सवाल है जो वो लोग पूछे जाते हैं, आपको ये 10 सवाल पे फोकस करना है। जैसे कि वाई यूएसए, आपने यूएसए क्यों जाना है, विल प्रिपेयर यू फॉर दैट। ये यूनिवर्सिटी में आप क्यों गए, ये प्रोग्राम आपने क्यों लिया। जैसे कि अगर आप बी कंप्यूटर हो और आपने फॉर एग्जांपल अप्लाइड कंप्यूटिंग में एडमिशन लिया, तो आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाई दिस प्रोग्राम। ये सारी चीजें वैसे भी हम लोग कनाडा में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते ही है, यूएस ऑस्ट्रेलिया में लिखते ही है। यही चीज आपको बोलनी है। इट इज वेरी सिंपल, 3 या 4 सेंटेंसेस में। आपकी हु इज गोइंग टू फाइनेंस योर स्टडीज, व्हाट इज योर फैमिली इनकम, व्हाट इज योर फादर डूइंग, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही इज इनटू ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्केंटाइल्स, व्हाट इज योर फैमिली एनुअल इनकम। यहाँ पे आपका वो इनकम टैक्स रिटर्न वाला चीज काम लगेगा। तो आप क्या करें, सर माय कंबाइंड फैमिली इनकम इज 12 लाख रुपीज। व्हाट इज योर फैमिली एनुअल सेविंग्स, आपका सेविंग्स कितना है। जैसे कि अगर आपकी इनकम तो 15 लाख रुपए है, लेकिन हो सकता है आप सारे के सारे पैसे खर्च करते हो, सेविंग्स करते ही ना हो, तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर माय एनुअल इनकम, जैसे मैंने बताया वैसे, कि सर माय एनुअल इनकम इज 15 लाख रुपीज एंड वी लिव अ वेरी सिंपल लाइफ एंड वी सेव एज मेनी एज 10 लाख रुपीज पर एनम। ये भी आप कह सकते हो। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है और आप यूएसए में कहाँ पे स्टे करने वाले हो। तो अगर आपने ये जो मेन सवाल है उसके जवाब तैयार कर दिए, आप आईएलटीएस में पूरी मकर कर देते हो भैया, पूरी मकर को आपने मेमोराइज कर लिया है, तो इसके सामने तो 10-15 सवाल ही आपको मेमोराइज कॉन्फिडेंटली बोलने हैं। आपने कॉन्फिडेंटली बोला। सबसे बड़ी बात यूएसए में, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी वीकनेसेस भी है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल के वीजा फिर भी ले सकते हो, जो दूसरे कंट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे कंट्री में इंटरव्यू नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो मतलब अगर आप वीक हो तो वीजा नहीं मिलेगा, अगर आप स्ट्रांग हो तो वीजा मिलेगा। यहाँ पे फायदा ये है कि अगर आप वीक भी हो, इफ यू आर एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, यू विल स्टिल बी एबल टू गेट द वीजाज। और हमने ये देखा हुआ है, इस बार यूएसए का वीजा अप्रूवल रेट हमारा ऑलमोस्ट 100% है। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स। अब मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हो। यूएसए भी आप सोचिए स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो यूएसए भी जाना। ऐसा जरूर नहीं कि यूएसए में जाना मतलब, मैंने पहले भी बताया था, यूएसए में अभी भी लोग इलीगल जाने के लिए पैसे दे रहे हैं जो किसी कंट्री में नहीं है। सो दैट शोज दैट यूएसए इज अ वंडरफुल डेस्टिनेशन टू बी। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस, इफ यू विश टू आस्क। मैंने डिटेल में नहीं लिया, बहुत डिटेल में नहीं लिया, बेसिक मैंने यूएसए का लिया है। अगर आप पूछना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन टुमारो। and I hope you enjoyed the session, for example. Thank you so much students. I hope you enjoyed the session, and we'll meet next time. Thank you so much. हाँ, मैं एक हेडिंग सा भी ले लूंगा, नॉट टू वरी वैभव। या ओके, थैंक यू सो मच for being here on Sundays. Thank you so much.